सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत ने कोरोना को आलमी वबा जब से करार दिया, ज़ाहिर है ये खौफ पूरी दुनिया में बरकरार है। पूरी दुनिया में कोरोना से मुतासर जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है और ज़ाहिर है पूरी दुनिया में इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक और केस रिपोर्ट हुआ जिसके बाद अब तादाद जो है वो 22 हो गई है, लेकिन 2 मरीज़ ऐसे भी हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खासी हद तक कोरोना वायरस से महफूज है, लेकिन ज़ाहिर है जो हुकूमत के इक़दाम हैं वो भी बड़े मौसर हैं। इनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है क्योंकि कल भी ये ऐलान किया गया कि जो स्कूल्स हैं और तमाम तो जो जामियात हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे और ये ऐलान किया गया है 30 मई तक, यानी कि 1 जून 2020 से फिर तालीमी इदारे खुलेंगे और मैट्रिक और 9th एग्ज़ाम्स भी मुलतवी किए गए हैं जिनकी डेट्स का ऐलान बाद में किया जाए। ये ज़रूरी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स जो लेना भी बड़े ज़रूरी हैं। अलबत्ता ज़ाहिर है जो एक हेल्थ एमरजेंसी है उसके निफाज की बात की जा रही है पूरे मुल्क में, क्या वो नाफिज की जाएगी या नहीं की जाएगी। एक इजलास जो है वो आज होगा और अब से वो कुछ देर में वज़ीर आज़म के ज़रिए शुरू हो जाएगा कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें गौर किया जाए कोरोना को रोकने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और अब क्या कोई हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की जाएगी या नहीं की जाएगी। शहबाज अहमद से जानेंगे। शहबाज, कब तक ये इजलास शुरू होगा और क्या खबरें हैं, क्या हेल्थ एमरजेंसी नाफिज हो जाएगी आज से? जी शहबाज अहमद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ये अहम इजलास है जो कि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। इससे पहले सिंध हुकूमत ने कई बार ये बात की कि जो वफाकी हुकूमत है, जो वफाक है वो संजीदगी नहीं दिखा रहा, वफाक को संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। फिर कल वज़ीर सिंध ने भी वज़ीर आज़म से रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता हुआ और आज इजलास में वज़ीर सिंध को भी बुलाया गया है। शहबाज अहमद से जानेंगे। शहबाज, क्या खबर है, ये इजलास कब शुरू होगा और क्या हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी आज मुल्क भर में? जी देखिए सुमैया, सिफारिशात तो तैयार कर ली गई हैं और जो शुरा है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचना शुरू हो गई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नेवल चीफ और जो एयर चीफ हैं वो इस वक्त जो है वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद इजलास शुरू होगा। इजलास का वक्त जो है वो 5 बजे दिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास होगा और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वबा के ऊपर कौमी सलामती कमेटी का पहला इजलास होगा। सिफारिशात जो तैयार की गई हैं वो ये है कि मुल्क में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की जाए और उसमें फैसला ये, क्योंकि इस NSC के इजलास में जो है वो मुआवरत खसूसी जफर मिर्जा और सेक्रेटरी जो है उनको खुसूसी तौर पर बुलाया गया है ताकि वो इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है उस पर जो है वो ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज जो इजलास ने वादे अल्फाज में कह दिया था कि इस वबा से हमने डरना नहीं, लड़ना है। इसी सिलसिले में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया जिसमें फैसला ये होना है कि एक तो मुल्क में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करनी है, इसके अलावा जो बॉर्डर्स की बंदिश है, तालीमी इदारे इज्तिमात की बंदिश और PSL के क्राउड पर पाबंदी का फैसला आज के इजलास में होगा। जो कि इस वक्त 3 सूबे जो है बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तीनों ने जो है हुकूमतानी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारे तो अभी सिर्फ वफाक और पंजाब रह गई हैं इस वाले फैसला करने, तो आज ये बड़ा फैसला होगा। और जरा ये कह रहे हैं कि इसमें जो सिफारिशें तैयार की गई है इसमें ये कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर 31 मार्च तक जो है वो तालीमी इदारे बंद किए जाएं, अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की जाए, आइसोलेशन जो वार्ड है उसका इजाफा किया जाए। उसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर है उस हवाले से एक जो मुहिम चलाई जाए ताकि जो दफातर में आने वाले लोग हैं उनके हवाले से उन्हें जो ये आगाह किया जा सके। तो ये सिफारिशात जो है वो तैयार की गई है और ये वज़ीर आज़म इमरान खान पर डिपेंड करता है वो ये इसको किस तरह से सिफारिशात की रोशनी में ही फैसला किया जाएगा। शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। अब से कुछ ही देर में इजलास शुरू होगा और पहला ये इजलास है ज़ाहिर पेंडेमिक पर कि कोई भी आदमी वबा पर। पाकिस्तान में ये पहला सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है। एक खबर और है, ज़रा इसकी भी अपडेट आपको दे देते हैं कि आज ये खबर आई कि मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने 20 मिलियन फेस मास्क बैरून मुल्क स्मगल किए और उन्होंने ये जो स्मगल किए ये ड्रीप के डिप्टी डायरेक्टर गज़नफर अली की मिली भगत से स्मगल किया। FIA तहकीकात भी इसकी अब उनसे करेगा। मज़ीद बात करेंगे शबिया नकवी से। शबिया, ये मामला क्या है, किसकी जानिब दरख्वास्त दी गई थी, क्या ऐसा कुछ हुआ है?
फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जाने से ये दरखास्त दी गई थी कि डॉक्टर जफर मिर्जा ने, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ड्रैब के, उनके साथ मिलकर 20 मिलियन के जो मास्क है वो बैरून मुल्क स्मगल किए। FIA ने जो इस दरखास्त पर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। FIA का यही कहना है कि 15 दिन के अंदर जो है तहकीकात मुकम्मल करके जो हकायक है वो सामने लाए जाए। और इस पर जो वजारत सेहत का मौक़िफ़ आया है सामने, उनका यही कहना है कि जो गैर मयारी और गैर रजिस्टर अद्वियात है, जब उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो ये अनासर जो है ये उसका बदला ले रहे हैं। और मुल्क में कोरोना के तनाजुर में जो चंद कानून शिकन अनासर फेस मास्क की स्मगलिंग का बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, उनका यही कहना था कि यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उन पर ड्रग एक्ट के तहत 1976 के तहत जो है मुकदमात चल रहे हैं। ड्रग अद्विया और कोरोना वायरस की जो हिफाजत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के गिर्द हम लोग न सिर्फ घेरा तंग कर रहे हैं बल्कि जो उन पर बेबुनियाद इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं उन पर भी भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जी ठीक है, ज़ाहिर है उनका भी अपना एक मौक़िफ़ है जो सामने आया है। शबिया बहुत शुक्रिया। FIA तहकीकात करेगा, 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। ज़ाहिर है ये सीरियस मसला है और इस सीरियस मसले पर हुकूमत में ना काम भी करी है, जिसको हमें जाइए सिंध की ज़रा बात कर लें। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंध में तालीमी इदारे अब 30 मई तक बंद हैं। 1 जून से ये तालीमी इदारे खुलेंगे। मैट्रिक और 9th के एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। तो जो सिंध की अपोजिशन है वो इस हवाले से क्या कहती है, वो क्या मौक़िफ़ रखती है कि सिंध हुकूमत का इक़दाम कैसा है। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन सिंध में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फिरदौस साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सलाउद्दीन। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बाद सिंध में तालीमी इदारों को 30 मई तक जो है छुट्टियां दे दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब। उनसे जानते हैं कि वो सिंध हुकूमत के इक़दाम को किस तरह देखते हैं। सर बताइएगा, सिंध हुकूमत के आप इक़दाम को किस तरह देखते हैं? देखिए, जब भी कोई कौमी मसला हो, कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, ख़ास तौर पर कौम के लीडर्स को। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो मौका है जिसके अंदर आप हमसे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं पाएंगे। और उसकी वजह यह है कि अगर एक जान भी बचती है तो जान की कीमत इतनी ही है कि हर इक़दाम लेना चाहिए उस जान को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे घर का फूल हैं और हम चाहते हैं कि फूल फलें फूलें। अगर उनकी ज़िंदगियों को कई ख़तरा है और इस इक़दाम से उसका बचाव हो सकता है तो हम उस इक़दाम को सराहते हैं। अलबत्ता ये अगले हफ्ता भर के अंदर मैं समझता हूँ वो प्रोग्राम आ जाएगा कि इस साल जो है गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं होंगी, इससे कि गर्मियों की तातीलात है और बच्चों का कोई तालीमी नुकसान नहीं होगा। ज़िंदगी बचाना हमारे लिए अव्वलीन अहमियत रखता है। जी, आपने देखा कि उनका कहना है कि उन्होंने सिंध हुकूमत के इक़दाम को सराहा है और उनका कहना है कि बच्चों की तालीम का इससे कोई हर्ज नहीं होगा। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप बहुत शुक्रिया आपका सलाउद्दीन, हमें आगाह कर रहे थे। ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स में इंतज़ामात बड़े ज़बरदस्त किए गए हैं। कई हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, वहाँ पर स्कैनिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट की सहूलियात हैं वो भी मौजूद हैं। ज़ाहिर है अब ये आलमी वबा है और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इससे बचा हुआ है, लेकिन अगर कोई इस तरह की सूरत हाल आती है तो उससे निपटने के लिए हॉस्पिटल्स में क्या इंतजाम आते हैं, किस तरीके से लोगों को तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं, राव अफनान से जान लेते हैं। राव अफनान बताइएगा क्या सहूलियात हैं हॉस्पिटल्स में इस हवाले से? जी, सिंध में कोरोना वायरस के हवाले से खौफ पाया जाता है। अब तक 15 कोरोना वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं। 13 मरीज अब भी ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 2 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तो कायम किए गए हैं, लेकिन आइसोलेशन वार्ड का वो मयार नहीं है। करंतना का इंतजाम किए गए लेकिन वो मयार नहीं। इस हवाले से PM ने भी गुज़श्ता दिनों जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें अपनी तशवीश का इज़हार किया था कि आइसोलेशन का स्टैंडर्ड जो तरीक़ेकार है वो अपनाया जाए। उसी के साथ साथ बात की जाए किट्स के हवाले, तो सिंध के सरकारी अस्पतालों में किट्स सिरे से मौजूद ही नहीं है। सिर्फ कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद की जानिब से सिर्फ एक आगा खान अस्पताल को किट्स फराम की गई थी। आगा खान अस्पताल और सिंध हुकूमत के माबीन एक मुआहिदा हुआ है कि जो भी सरकारी अस्पताल से पेशेंट के नमूने जा रहे हैं उस पर आगा खान अस्पताल को सूबाई हुकूमत पैसे अदायगी करता है। जबकि बात की जाए तो जो मरीज़ बराह रास्त आगा खान अस्पताल जा रहा है, आगा खान उससे 7,900 रुपये वसूल कर रहा है।
तो जब हमारी इस हवाले से महकमा सेहत के अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने 5000 किट्स का ऑर्डर दे दिया है, तो हम देखना है कि वो कब तक आती है। अब तक सूरत हाल ये है कि सिंध में 251 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 15 के अंदर जो है कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। तो सिंध के सरकारी अस्पतालों के अंदर सिर्फ आइसोलेशन वार्ड कायम है, लेकिन डायग्नोस करने के लिए, तशखीस करने के लिए कोई निज़ाम सिरे से। बहुत शुक्रिया आपका राव फरहान। ज़ाहिर ये मामला है, इस पर भी ज़रा हम बात करेंगे, लेकिन अरे स्कूल्स का जो मामला है, कई सवालात हैं जो वालिदैन के जहन में हैं, बच्चों के जहन में हैं। 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, उसके अलावा स्कूल्स में भी तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं। अब किस तरीके से इस सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, सिंध हुकूमत के जो इक़दाम हैं इसके पेश नज़र, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं हैदर अली साहब। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने वक्त दिया। सर बताइएगा, ज़ाहिर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्या फ़ैसला कर रही है? अब जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, इसके पेश नज़र पेपर्स किस तरीके से बच्चों के लिए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खैर ये बात तस्लीम शुदा है कि कोरोना जो है वो एक आलमी वबा के तौर पर सबके सामने आया है, लेकिन स्कूलों से मुतल्लिक जो कल फैसला किया गया स्कूल और कॉलेजेस और तालीमी इदारों से मुतल्लिक, वो फैसला शायद कुछ उजलत में किया गया और तमाम चीज़ों को उससे पहले स्टीयरिंग कमेटी में मुशावरत की गई थी और तकरीबन माहिरीन का, जिनमें तालीम के माहिरीन भी थे, सेहत के माहिरीन भी थे, सबका ये ख्याल था कि 16 मार्च से तालीमी इदारों को खुल जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर इस अचानक ऐलान और फैसले ने पूरे तालीमी साल का जो इख्तिताम था और नए तालीमी साल का आगाज था, गर्मियों की छुट्टियां थी, उन छुट्टियों का काम था, इन तमाम चीजों को जो है बहुत ही तशना और इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। तो सर मुशावरत आप लोगों से नहीं की गई थी? इस परसों के इजलास में, स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर तालीम ने तमाम स्टेक होल्डर्स से जो मुशावरत की थी, उसमें अक्सरियत की राय ये थी कि 16 मार्च से स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। अच्छा। लेकिन कल के फैसले के बाद फिर वज़ीर तालीम साहब ने ये बयान दिया है, जरूर तसल्ली बख्श है, कि फौरी तौर पर स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और अब जो बाकी मानदा मामलात हैं कि किस तरह 9वीं 10वीं के इम्तिहानात होंगे, किस तरह 11वीं 12वीं के इम्तिहानात होंगे और किस तरह 8वीं क्लास तक के इम्तिहानात होंगे, किस तरह नए साल को शुरू किया जाएगा। ये मामला नहीं है हैदर साहब, ज़ाहिर कुछ जो कैमरे सिस्टम के बच्चे हैं, ओ लेवल्स हैं, ए लेवल्स हैं, उनके एग्जाम्स की डेट बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उस हवाले से अब आप लोग क्या फैसला करेंगे? देखिए, स्टीयरिंग कमेटी के उस इजलास में भी ये बात कही गई थी कि चूंकि इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो अपना इम्तिहान शेड्यूल पर ही लेते हैं, बहुत ही ऐसा नागुज़ीर होता है कि वो अपना कोई शेड्यूल तब्दील करें, तो वो बच्चे तो इम्तिहान दे पाएंगे शायद, लेकिन बाकी तमाम बच्चे जो क्लास 1 से लेकर और इंटरमीडिएट लेवल तक इस वक्त प्रोसेस में थे और डिग्री क्लासेस के इम्तिहानात होने वाले थे, वो तमाम इम्तिहानात जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो सर ये भी बात की जा रही है हैदर साहब के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं, क्या ऐसे भी कोई खबर है? नहीं, इस तरह की तजवीज़ जो है वो स्टीयरिंग कमेटी में दोनों इजलासों में आई जरूर है। अच्छा। लेकिन इससे अक्सरियत ने इत्तेफाक नहीं किया और सब ने यही कहा कि पूरे साल का तालीमी मामला होता है, तो जब तक बच्चे इम्तिहान के किसी अमल से नहीं गुजरेंगे तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका हैदर अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। तो क्लियर कर दिया है, ज़ाहिर अभी कुछ फैसले भी इस हवाले से होना बाकी हैं, तो बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है कि अभी ये जो तालीमी साल है डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है, लेकिन पेपर्स होंगे। लेकिन ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो खेलों की सरगर्मी वो मुअत्तल हो गई हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो PSL चल रहा था उसकी शेड्यूल में कुछ तब्दीली की गई है। अब प्ले ऑफ मैचेस को ख़त्म कर दिया गया है और अब जो फाइनल वो 18 मार्च को होगा। तो नादरा मुश्ताक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नादरा, अब ये जो शेड्यूल तब्दील किया गया है किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और गैर मुल्की खिलाड़ियों की वापसी के हवाले से हमें बताइएगा। जी, आज शाम की फ्लाइट है EK 603 और 609। इससे 10 खिलाड़ी जो है वो जा रहे हैं और एक उसमें जी नादरा, ठीक है, नादरा से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नादरा मुश्ताक जो हमें बता भी रही हैं
और तफसीलात यही हैं कि PSL का शेड्यूल कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है वो तब्दील किया गया है और अब जो ये मैचेस हैं कराची के वो लाहौर मुंतकिल किए गए हैं। आज होने वाला मैच जो है वो शायकीन के बगैर होगा और कल जो मैच हुआ था उसमें शायकीन आए थे, शायकीन ने भरपूर पार्टिसिपेशन की थी, लेकिन आज जो मैच हो रहा है वो बगैर शायकीन के होगा और उसके अलावा जो बाकी मैचेस हैं वो कराची से लाहौर भी शिफ्ट किए गए हैं और अब जो हैं वो प्ले ऑफ मैचेस नहीं होंगे और जो फाइनल है वो 18 मार्च को जो है वो खेला जाएगा। ज़ाहिर है अब पूरी दुनिया में ही हम देख रहे हैं कि जो खेलों की सरगर्मियां हैं उनको मुअत्तल किया गया है, मनसूख किया गया है, बड़े बड़े आलमी मुकाबले जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इस तरह इंडिया में हमने देखा कि IPL जो है उसे भी मुलतवी किया गया। नादरा, आप बता रही थी कि आज भी कुछ गैर मुल्की खिलाड़ियों की फ़्लाइट्स हैं और कितने गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जो वापस जा रहे हैं? खिलाड़ी हैं, एक कराची किंग्स के, दो मुल्तान सुल्तान के, कोयटा ग्लैडियर्स से जैसन रॉय और टैमल मिल्स ये जा रहे हैं और इनमें से किसी का भी ऐसा नहीं है कि किसी का कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो मुस्बत आया हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ खदशात के तहत जो है कुछ जो एक मैच की तब्दीली हुई है जो कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर जो 15 तारीख के मैचेस हैं जो इवनिंग का वो वैसे होगा एज पर शेड्यूल इन कराची। उसके अलावा 17 तारीख को जो सेमीफाइनल्स थे प्ले ऑफ वो शिफ्ट हो गए हैं लाहौर में, वहां पे होगा और 17 को इन्होंने जो 18 तारीख को जो फाइनल है वो वहां पर कर दिया है जबकि 22 को फाइनल होना था। तो ये थोड़ी सी चेंजेस हैं, अदरवाइज ऐसे और कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, जहां तक प्लेयर शायद कोरोना वायरस से घबरा के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो तो इसलिए जा रहे हैं कि फ्लाइट ऑपरेशन का मसला हो रहा है, जो फ्लाइट कैंसिलेशन हो रही है, सील हो रहे हैं बॉर्डर, इस वजह से इन खदशात के तहत उन्होंने फैसला किया कि वो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको फ्री हैंड दिया है कि आप जाना चाहते हैं तो जाएं। इसी तरह से शेन वॉटसन जो है वो नहीं जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे स्टे बैक करूंगा। चलिए, शेन वॉटसन यहाँ पर है, लेकिन जो दीगर 10 खिलाड़ी हैं उनका आपने जिस तरह में बताया कि आज उनकी वापसी की फ्लाइट है, PCB ने इख्तियार दिया था कि वो गैर मुल्की खिलाड़ी अगर जाना चाहें तो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। नादरा मुश्ताक, शुक्रिया। नाज़रीन, ना सिर्फ खेलों पर, तालीमी सरगर्मियों पर, बल्कि मईशत पर भी कोरोना वायरस के असरात पड़ रहे हैं। इस पर ज़रा हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। पूरी मईशत दुनिया की जो है वो कोरोना वायरस से मुतासर हो रही है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि मईशत बेहतर हो रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आपने ये एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, मगर पहला सवाल ये कि क्या वाकई हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही थी? सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता दूं तो फिर कौम जो हैं जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं वो समझ लें। इस वक्त स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो 12.75 अरब डॉलर थे 28 फरवरी को, और अभी आपको पता है कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये बड़ा फ़ख्रिया कहा था कि जी हम मेरी पॉलिसियों की बदौलत, हुकूमत के नहीं स्टेट बैंक की पॉलिसियों की बदौलत हमारी मईशत में इस्तेहकाम आया और हमारे रिजर्व जो है मुस्तहकम हो गए, रुपए की कदर बेहतर हो गई। तो ये जो 12.75 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने जो हलफ उठाया था उस वक्त तो ये रिजर्व थे 10.2 अरब डॉलर। तो अब 2 कुछ अरब डॉलर बढ़े हैं, मगर 3 अरब डॉलर तो आपका हॉट मनी है। ये 3 अरब डॉलर ये थे जो लोगों ने बाहर से 1.4% पर कर्जा लिया और यहाँ ला के 13.3% पर लगा दिया, तो उनको 11.9% का फ़ायदा था। अब चूँकि ये रुपए की कदर पर दबाव शुरू हुआ, ये सब हुआ, तो वो पैसा निकलने के ख़तरात जो हैं वो पैदा हो गए और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होने से जो बाहर की सरमायाकारी थी वो भी गिर गई। तो आपने देखा कि 3-4 दिन में रुपए की कदर 4 रुपया जो है वो फी डॉलर गिर गई, जबकि आपको देखा डॉलर तो मजबूत नहीं हुआ। तो हमारी मईशत आज भी न किसी बैरूनी झटके को संभाल सकती है, ना कोई मुल्की झटके को संभाल सकती है। इसलिए ये कहना कि ये सही मानों में कोई स्टेबल हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। IMF के कर्जा मिलने के बाद ये खदशा कि जो है ना खुदा न खास्ता हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो दूर हो गया। वो IMF के कर्जे से उसका ताल्लुक था। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है, अब सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ये खदशात हैं। सर, जिस तरीके से आप डॉलर की बात करें वही सवाल ज़ाहिर है मेरा भी है। डॉलर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, अब 159 रुपये पहुँच गया। 4 रोज़ में कीमत इतनी बढ़ गई, 6 माह में हम देख रहे हैं डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई। कंट्रोल कैसे करेंगे हम अब इस चीज़ को? देखिए, इस वक्त ऐसा हुआ ना कि जो बैरूनी सरमायाकार पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह था, उन्होंने पैसा निकाला है, लेकिन अभी तो $3 बिलियन और जाना है। $3 बिलियन जो हॉट मनी लाए थे ये अभी निकलना है, तो उसकी वजह से एक दबाव अभी और पड़ेगा। तो हुकूमत को तो ये चाहिए था, स्टेट बैंक को ये सोचना चाहिए था कि आप ट्रेजरी बिल में हॉट मनी लाएं। आपको तो सारी तफसीलात ये पता है कि 13.3% पर आपने लिया है और रुपए की कदर का रिस्क उनके ऊपर है।
तो जब ये पैसा तो अभी निकलने वाला है, तो क्या जब इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं थी कि 4% पर इस वक्त आपको पैसा मिल सकता है, 4.5% पर कुछ डॉलर, चंद अरब डॉलर आप ले लें ताकि ये 3 अरब डॉलर का जो निकलेगा उसका झटका जो है वो संभाल लें। अगर ये नहीं संभाला तो फिर तो अभी तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में रुपए की कदर खुदा न खास्ता मजीद गिरेगी, क्योंकि 3 अरब डॉलर अभी हमारे पास से निकलने हैं। इसलिए ये सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह है। स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ हो रहा है वो भी आपकी नज़र में है। तो अब हमें तो मैं बुनियादी बात फिर वही करूँगा, एक ही सवाल है, जो कुछ हो रहा है उसके ख़तरात से कैसे महफूज रखें, उसकी के नुकात क्या हों और इसको गेम चेंजर कैसे बनाएं पाकिस्तान की मईशत के लिए। क्योंकि जो तेल की कीमतें कम हुई हैं ऐसी रोज़ रोज़ नहीं होती हैं, और पाकिस्तान चूँकि ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री है तो उसको तो अल्लाह ताला ने खुसूसी मौका दे दिया कि अगर स्ट्रक्चरल इस्लाहात करके तवानाई और टैक्सों के शोबे में हम इसको जो है बेहतर बना सकें, पाकिस्तान की मुस्तकिल बुनियादों पर और गेम चेंजर बना सकें, और ये मौका अगर ज़ाय किया तो नरम अल्फाज में मैं कहूँगा कि ये एक कौमी अलमिया होगा। तो अब ये हमें देखना है कि हुकूमत किस तरह जाती है और मीडिया किस तरह हुकूमत पर दबाव डालता है कि जनाब 1, 2, 3, 4 ये काम आप करें, और इस वक्त इसके अलावा और हमें कुछ की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। कह रहे हैं आलमी फिर मसला बन जाएगा अगर हमने अभी तेल की जो आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, अगर हमारी हुकूमत ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया, और डॉलर तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अब देखना होगा कि आगे हमारी मईशत का हाल क्या होता है। खैर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक में वापस आएंगे तो कर नून लीग की सियासत बात करेंगे। निसार अहमद चीमा साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका। और वापस आके ज़रा बात करेंगे कि क़यादत नून लीग की आखिर किसके पास है। ये बहस स्टार्ट हो गई है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और कोरोना वायरस की ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे तो निसार चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। निसार चीमा साहब, ज़ाहिर पंजाब में तो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, पंजाब में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र जो इकदाम है पंजाब हुकूमत के, उनको आप बतौर अपोजिशन कैसे देखते हैं? जी फिज़ा, असल बात यह है कि ऐसी वबाओं से, ऐसी आफतों से निपटने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है विजन, पॉलिटिकल विल, डिटर्मिनेशन और कैपेसिटी। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही, और हालत ये है कि आज भी इस वक्त भी लाहौर एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग का कोई इफेक्टिव इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, ये मैं आज ऐवान में भी हमने बात की, मैंने खुद बात की ऐवान में, और पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हेल्थ की उनसे भी मैंने गुजारिश की, और उन्होंने वादा किया कि वो कल खुद जाएंगी लाहौर। आज तक हालत ये है, अंदाज़ा करें इस वक्त हालत ज़रूरत इस बात की थी कि कौम को सेंसिटाइज किया जाता, एजुकेट किया जाता, उनको मोबिलाइज किया जाता। सारे इक़दाम ना होने के बावजूद ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है ना कि फिर भी महफूज है पाकिस्तान, कोरोना के मरीज इतने नहीं है यहाँ पर। नहीं, वो तो ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि बहुत कम अभी तक केसेस आए हैं, लेकिन ये इस तरह का इसका फैलाव, इसका स्प्रेड इतना तेज़ी से होता है कि ये नाकाबिल तसव्वुर है। और ये है कि इसके लिए हमें हिफाजती इक़दाम फौरी तौर पर करने चाहिए, कौम को सेंसिटाइज करना चाहिए। फिजा, आपको याद है कि हमने इस तरह की वबा से हम किस तरह डील किया डेंगू के साथ 2011-12 में, आपको याद है वार फुटिंग पे। हेलो सर, सुमैया रिजवान के शो में बैठे हैं। जी, सॉरी सुमैया, देखें आपको याद है कि 2011-12 में हमने जब इस तरह की काफत आई डेंगू की सूरत में, तो हमने किस तरह उस पर काबू पाया, वार फुटिंग पे काम की मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में। किस तरह हमने तमाम इदारों को, तमाम महकमों को ऑन बोर्ड लिया, जिस महकमे जिस इदारे की ज़रा भी रेलेवेंस बनती थी, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली को रोल प्ले कर सकता था, उसको हमने यह है कि उसको इन्वॉल्व किया, और एक साल में ऐसी सक्सेस स्टोरी ने जन्म लिया जिसकी पूरी दुनिया में ये एक तारीफ़ की गई, तहसीन की गई। और 2011 में आपको याद है 24-25 हज़ार केसेस थे, 2012 में 400 केसेस रह गए, 2011 में 350 डेथ थी, 2012 में अप्रिशिएट करने की बात है कि उस वक्त नून लीग ने, जिनकी हुकूमत थी पंजाब में, बहुत अच्छे तरीके से डेंगू पर काबू पाया था। सर ज़रा आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा कुछ सियासत की बात भी करना ज़रूरी है। अब हमारे साथ मौजूद हैं तो जनाब, कल मरियम नवाज़ साहिबा ने नाज़रीन खामोशी तोड़ दी, और कल जब वो आई मीडिया तो उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी की कुछ ज़ाती वजूहात थी और जिसकी वजह से मैं खामोश थी, लेकिन ज़ाहिर है जो सियासी जद्दोजहद है उसको मैं आगे रखूँगी। अब जो सवाल पैदा हो गया है वो है क़यादत का
कि क़यादत कौन संभालेगा। मियाँ शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, बड़े रहनुमा हैं नून लीग के, जो शहबाज शरीफ साहब को वोट दे रहे हैं। अब्बास हैदर नकवी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अब्बास, आज भी यही बात हुई कि नून लीग की क़यादत कौन संभालेगा, मरियम साहिबा या शहबाज शरीफ? तो क्या यहाँ पर आपको धड़ेबंदी नजर आती है इस हवाले से? समझिए, मेन सवाल ये है कि मरियम नवाज जो है गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद क्यों गई थी। जब मेरी मुख्तलिफ ज़राए से नून लीग में बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ ने डायरेक्शन दी मरियम नवाज को कि आप जाएं शाहिद खान अब्बासी और हसन इकबाल से मिले। अच्छा। और ये जो काफी अर्से से कम्युनिकेशन गैप है इसको खत्म करें। जिसके बाद मरियम नवाज हरकत में आई, वो इस्लामाबाद पहुंची और वहां पर उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे अंदरूनी मुलाकात भी जारी रही, जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्द जो है हमारी हुकूमत वापस आएगी। और तमाम मामला को मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी मियाँ नवाज शरीफ डायरेक्ट देख रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मुस्तकिल तौर पे कहा जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ बीमार है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ लंदन में किसी अस्पताल में एडमिट ही नहीं हुए। तमाम सूरत हाल का जायजा जो है इस वक्त नवाज शरीफ ले रहे हैं और मरियम नवाज उसी तरह पीछे बैठ के तमाम मामला को देख रही है। और उन्होंने शाहिद खान अब्बासी और हसन इकबाल को भी ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने कहा आप भी मेरे साथ मामला को देखें। तो अगर कहा जाए कि मरियम नवाज मामला को देख रही है शहबाज शरीफ, तो मरियम नवाज तमाम मामला को देख रही है। शहबाज शरीफ को अभी भी नवाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर पीछे रखा हुआ है। या फिर सिर्फ कहा ही जाता है कि शहबाज शरीफ बारगेन के लिए रास्ता इख्तियार करते, तो प्ली बारगेन जो होती है नून लीग की, उसमें शहबाज शरीफ अपना किरदार अदा कर देते हैं। लेकिन वैसे तमाम सूरत हाल को अब भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ ही देख रहे हैं। और मजीद वो सिस्टम के अंदर ख्वाजा आसिफ की जगह हसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी, मैं आपसे यही पूछने जा रही थी अब्बास, ख्वाजा आसिफ साहब नजर नहीं आए इन 2-3 रोज में कहीं, वो कहाँ है? उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, बात यह है कि बयानिया जो है इस वक्त भी पार्टी के अंदर नवाज शरीफ का ही चल रहा है। ख्वाजा आसिफ जो है वो शहबाज शरीफ का बयानिया लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तमाम बॉडी को जो है वो साइड लाइन कर दिया। और आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पे हसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी जो है तमाम मामला को इस्लामाबाद में बैठ के देख रहे हैं, फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ये सारा ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का ग्रुप है। और इसीलिए एक मरतबा फिर मरियम नवाज मैदान में निकली, उन्होंने नवाज शरीफ के तमाम पैगामात, तमाम बातें हसन इकबाल और दीगर क़यादत और शाहिद खान अब्बासी तक पहुंचाई और तमाम सूरत हाल का उन्होंने जो है बराबर कराया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनकरीब जो है तब्दीली आएगी और हम दोबारा एक दफा हुकूमत के अंदर आएंगे और जितनी मुश्किलातें कम हो सकेंगी। ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें डिटेल से बता रहे थे। निसार चीमा साहब, जाहिर है ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ लोग तो यही बातें करें इसलिए शुरू हुई कि जब वो लोगों ने मुलाकात की उस्मान बुज़दार साहब से, वो लोग मुनारिफ हुए तो फिर कुछ अलार्मिंग सिचुएशन लगी नून लीग को कि हमें अब कुछ करना होगा, ऐसे नहीं चल सकता मामला। देखिए समिया, बात ये है कि ये जिस तरह हमारे दोस्त अभी जिक्र कर रहे थे, बात यह है कि हमारी पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है। हमारे मुखालफिन की बड़े अरसे से, कई सालों से ये ख्वाहिश रही है कि इसमें कोई ग्रुप बंदी हो, लेकिन उनकी ख्वाहिश हमेशा ये है कि वो नाकाम ही रही है, उसमें उन्हें कभी कामयाबी नहीं हुई। ख्वाहिश उनकी कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुई। असल बात यह है कि आज भी हमारे कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ हैं, हमारे सदर जो हैं मुस्लिम लीग के वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं। और बिल्कुल ये है कि उनमें मुकम्मल हमांगी है और ये पार्टी के अंदर कोई ये है, कोई दरार नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। छोटा मोटा इख्तलाफ है तो होता ही है, पार्टी में इख्तलाफ है का इज़हार होता है। सदर मियाँ शहबाज शरीफ हैं, कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं, दूसरी बात जो आपने जी बिल्कुल बिल्कुल वही रहेंगे जी। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, जो आपने बुज़दार साहब से मुलाकात की बात की, देखें एक आध कोई इस तरह का हो सकता है, कोई देखें कोई लोटा भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सर एक आध लोग नहीं थे ना, 15-20 लोग थे, 15-20 लोग थे, शिकायत कर रहे थे कि पार्टी जो है वो बुलाती नहीं है, पार्टी में सब कुछ धड़ेबंदियों के तहत हो रहा है, ये उनकी शिकायत। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, मुलाकात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस से मुलाकात और चीज़ है, पार्टी छोड़ना और चीज़ है। पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं ये लोग, उनको पता है अगले इलेक्शन में ये देखें, ये तो ये है कि ये पीटीआई की हालत ये होगी। आप ये मेरी बात याद रखिए समझिए कि अगले इलेक्शन आप आने दें, ये वहाँ तो लाइन लगी होगी मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद लोगों की, पीटीआई छोड़ने वालों की,
और जिनको भी ये है कि कोई इस तरह की ज़रा भी एश्योरेंस हो कि मुस्लिम लीग नून उनको टिकट देने के लिए तैयार होगी, वो आज भी छलांग लगा के इधर आने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे तो खैर सर बात की बात है ना कि टिकट लेने वालों की लाइन होगी। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है, तो ये 2-3 लोग ही पार्टी को चलाएंगे, सारे मामला चलाएंगे। ये जो सियासी अमल है नून लीग का, ये तो ठहरा हुआ था ना। नहीं मियाँ, नहीं मियाँ शहबाज शरीफ भी बहुत जल्दी वापस आएंगे इंशाल्लाह और अमली तौर पर क़यादत करेंगे। मैंने कहा कि कोई वहाँ पे कोई इस तरह की रिफ्ट नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है। कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं, सदर मियाँ शहबाज शरीफ हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक में वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें जियो और जंग के मालिक मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से आज रिमांड के लिए पेश किया गया और अब इसका तहरीरी फैसला भी आ गया। असद खरल साहब से भी हम बात करें और मियाँ दाऊद हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो खरल साहब, जिस तरह से पहले हम बात कर रहे थे जियो के तर्जुमान का ये भी मौक़िफ़ है कि 34 साल पुराना केस है, इसको अब क्यों खोल दिया गया? तो ज़ाहिर है इस पर भी नैब ने इस तफसीली फैसले में वाज़ेह तौर पर बता दिया कि क्यों खोला गया। बिल्कुल, नैब ने ये बताया है और अदालती फैसले में ये बात भी आ गई है कि ये 34 साल अगर पुरानी भी एक तहकीकात जो हो रही है, इस पे कोई गलत बात नहीं है, ये नैब के दायरा कार में आता है। और फिर जो चेयरमैन नैब के हवाले से गिरफ्तारी के ऊपर जो सवाल उठाया गया है, ये भी बताया गया है कि तहकीकात के दौरान और नैब को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये इख्तियार है कि वो मुलजम को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जियो और जंग की जानिब से उनके जो तनख्वाहदार मुलाजमीन है उनकी जानिब से जो उठाए गए हैं, आज उनके रिमांड के दौरान तहरीरी फैसले के अंदर उस सवालों के जवाब दिए हैं अदालत ने बकायदा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल। जाहिर है वो तमाम तर सवालात बड़े डिटेल से नैब ने दे दिए हैं और अब उनको पढ़ भी लेना चाहिए तहरीरी फैसले को, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें और ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है सबका ही हो एहतसाब। मियाँ दाऊद, आज जब पेश किया गया मीर शकील उर रहमान को रिमांड के लिए, तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल आपने देखी? बिल्कुल वही सूरत हाल थी जो कल मीर शकील उर रहमान ने नैब के अफसरों के सामने की। गुंडागर्दी, बदमाशी, धौंस और एक फिरौनत वाला रवैया उनका, जैसे कल नैब के अफसरों के सामने था, आज भी अदालत में भी वैसा ही रहा। किसी सहाफ़ी के सवाल का जवाब जो है वो मीर शकील उर रहमान ने नहीं दिया। जैसे कि उनके असद खल साहब फरमा रहे थे कि तनख्वाहदार मुलाजमीन आज भी जियो पे बैठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अदारों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज भी वैसे ही की गई। मीर शकील उर रहमान से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई आपको भारतीय खुफिया एजेंसी राग की कितनी मुआवनत हासिल है कि आप इतनी बड़ी अंपायर के करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन गए, एक अखबार से आप कैसे इतने अरबों रुपए कमा ले, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जो सबसे अहम बात जिसकी तरफ असद खल साहब भी निशानदेही कर रहे थे कि आज 1 घंटे से ज़्यादा तक मीर शकील उर रहमान के जो वकील थे बैरिस्टर एतजाज हसन, वो अदालत में जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते रहे, लेकिन एक मरतबा भी वो इस कानूनी नुक्ते की नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि क्या मीर शकील उर रहमान ने गैर कानूनी तौर पर 54 प्लाट लिए या नहीं लिए। इसका एक भी जवाब नहीं दिया, ना कल दिया ना आज दिया। अदालत में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा तक मीर शकील उर रहमान के वकील बैरिस्टर एतजाज हसन जो वो दलाइल देते रहे, सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। जी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, गिरफ्तारी करने का इख्तियार नहीं था, ये फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है, ये फंडामेंटल राइट के हक में है, और पता नहीं कौन कौन से हवाले देते रहे, लेकिन ये नहीं बताया कि 54 प्लाट लिए या नहीं लिए, 30% कोटे से ज़्यादा लिए या नहीं लिए। ये बात एविडेंट है, इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। और ना ही अब जो जियो के ऊपर आप देखेंगे एक मातम पड़ा हुआ है। मीर शकील उर रहमान आज अदालत में कह रहा है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, और जियो के ऊपर बैठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आज़ादी सहाफत पर हमला हो गया। लेकिन आप ये मालिक की गिरफ्तारी पे आज़ादी सहाफत पर कौन सा हमला हो गया? क्या आप अरबों खरबों के मालिक बन बैठे तमाम तर काम करके और अपने ही एम्प्लॉयज को आप तनख्वाही नहीं दे रहे कई महीनों से? जी बिल्कुल, ये आज़ादी सहाफत खतरे में है। अगर किसी अखबार के मालिक की गिरफ्तारी हो जाती है तो कोई आज़ादी सहाफत खतरे में नहीं है। अखबार का मालिक कानून से बालातर नहीं है, सियासतदान कानून से बालातर नहीं है, ब्यूरोक्रेट कानून से बालातर नहीं है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अखबार का मालिक गिरफ्तार हो गया तो आपने वावेला करना शुरू कर दिया
पहले भी जियो के ऊपर यही इल्जाम है कि जब भी पाकिस्तान के अदारों को बदनाम किया गया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, जंग और जियो ने फ्रंट फुट के आकर पाकिस्तान के अदारों को बदनाम किया और आज भी वही कर रहे हैं। देखें, अदालत ने रिमांड दिया है और वहां पर बैठे जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, तनख्वाहदार तोते हैं, वो कह रहे हैं कि मीर शकील रहमान को हफ्जे बेजा में रखा हुआ है। आप अदालतों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, अदालत ने रिमांड दिया है, भाई आपका आप मुजरिम हैं, आपने ये चप्पल प्लाट लिए हैं। खरल साहब का भी मौके पे लूं। खरल साहब, जाहिर है ये भी तो एक नैरेटिव जो बिल्डअप किया जाता है, तो ये अवेयरनेस भी बड़ी जरूरी है कि एक्चुअली एहतसाब हो रहा है जो हर किसी का होना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से मैं समझता हूं कि ये जो एक कैंपेन चला दी गई है, पहले भी चलाते रहे हैं, लेकिन अब खास तौर पे यानी वो बंदा जिसका वकील अदालत में साहब अदालत में खड़ी होके इन तनख्वाहदार जो मुलाजिम है उनकी मौजूदगी में ये कहता है कि मीर शकील रहमान एक बिजनेसमैन है। वो ये नहीं कह रहे कि वो अखबार या चैनल के मालिक हैं, वो ये कह रहे हैं एक बिजनेसमैन है। मेरे जो मौकल हैं, मेरे जो क्लाइंट है, वो कारोबारी शख्सियत है, जिसका खुद उन्होंने बर्मला इजहार भी किया था मीर शकील रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े होके कि फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा कारोबार है, मुझे जहां से मुनाफा होगा मैं वो काम करूंगा। असद करल साहब, पॉइंट देखिए असद करल साहब, वक्त की कमी है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वक्त की कमी है। मियां दाऊद आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।